नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता। पेशे से मैं एक टीचर हूँ। अगेन मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ और वो टॉपिक है हाल में ही राहुल गांधी की यूएसए यात्रा। आप कहोगे सर इसमें टॉपिक में ऐसा क्या खास है जो हम इसके डिस्कस करें। नेता तो आए दिन कभी किसी देश में कभी किसी देश में जाते रहते हैं, उनके पास तो आने जाने का पूरा टाइम है, वो जब मर्जी जहां मर्जी आते जाते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हाल में ही जब यूएसए में इन्होंने विजिट किया है राहुल गांधी ने, इनकी विजिट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इनकी विजिट बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई है। मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला रीजन है, इन्होंने जब ये विजिट किया तो इनकी कुछ फोटोज वायरल हुई और उस फोटो में एक लेडी के साथ एक लेडी थी जिनका नाम है इल्हान उमर। ये जो लेडी है इल्हान उमर, ये वैसे डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं जिसकी अभी सरकार है, जिसमें अभी आपको पता है जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं उसकी सरकार है। तो उनमें ये वहां की सांसद हैं इल्हान उमर। अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो ये आती हैं सोमालिया से, अफ्रीका के कंट्री है सोमालिया, वहां से आती हैं इल्हान उमर। अब क्वेश्चन उठता है कि ये इतनी डिस्प्यूटिव क्यों हैं? आखिर इनकी फोटो वायरल होने से इंडिया में क्या लेना देना है? तो लेना देना है। देखो, हुआ क्या था, 2022 में इन्होंने बिना यूएसए की गवर्नमेंट से परमिट लिए, बिना यूएसए की गवर्नमेंट से पूछे भारत के पीओके वाले क्षेत्र में विजिट किया और उसे पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट करार दिया इन्होंने। आए दिन ये भारत और भारतीयों को लेकर नफरती बयान देती रहती हैं। आए दिन ये भारत के कश्मीर के पक्ष को पाकिस्तान के पक्ष में समर्थन करती हैं और आए दिन ये भारत की आलोचना करती रहती हैं और एक तरीके से ये भारत विरोधी बात करती है इल्हान उमर। तो जब इनकी फोटो राहुल गांधी के साथ वायरल हुई तो भारत में आलोचना होना तो तय था और ऐसा ही हुआ। इनको विपक्षी दलों ने, खास करके बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया और इन पर आरोप लगाए कि आप यूएसए में भारत विरोधी एजेंडा सेट करने गए हो, आप भारत विरोधी एजेंडा को बढ़ावा देने गए हो। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन, राहुल गांधी ने वहां के ओवरसीज जो सिख नेता हैं उनके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ मीटिंग की। तो उन्होंने अपनी स्पीच दी और उस स्पीच में इन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा, जो भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आप कह सकते हो कि एक स्वयंसेवक संघ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हमें आरएसएस की विचारधारा से नफरत है। आरएसएस की विचारधारा देश में एक कल्चर को प्रमोट करना चाहती है, एक रिलीजन को प्रमोट करना चाहती है। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर आरएसएस की विचारधारा ऐसे ही रही तो सिख धर्म के लोग ना तो गुरुद्वारा जा पाएंगे, ना ही कड़ा ककार कंगा केस रख पाएंगे, इवन वो अपना टरवान यानी कि पगड़ी भी नहीं पहन पाएंगे। ये आरोप लगाया। जैसे ही इनकी ये बात हुई, जैसे ही राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, देश में बहुत सारे सिख समुदाय के लोगों ने अपनी सॉलिडरिटी, एकता दिखाई और ये कहा कि भारत ही एकमात्र देश है जहां ये सारी आजादी उन्हें मिली हुई है। और उसके बाद फिर राहुल गांधी के घर पर बड़े मात्रा में धरना दिया गया, बड़े मात्रा में प्रदर्शन किया गया सिख समुदाय के लोगों को, और ये कहा गया कि आप अपने बयान पर माफी मांगिए। इस तरह से चीजें देखने को मिली। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही राहुल गांधी का ये विचार स्प्रेड हुआ सिख धर्म को लेकर, सिखिज्म को लेकर, आपको मैं बताना चाहूंगा यहीं पर, सिख धर्म के लोगों में 5 ककार फॉलो करने पड़ते हैं। जो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद साहब जी, उन्होंने अनाउंस किया कि अब से मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा और जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही सिखों के गुरु के रूप में काम करेगी। तो आज सिखों का कोई गुरु नहीं है। गुरु किसको माना जाता है? गुरु ग्रंथ साहब को ही माना जाता है। 10वें गुरु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई थी। गुरु नानक साहब से लेकर, गुरु नानक देव जी से लेकर और गुरु गोविंद साहब तक ये परंपरा चली। उसके बाद 10वें गुरु की बाद ये परंपरा खत्म हो गई और फिर किसको? तो आंसर है गुरु ग्रंथ साहब को ही आपका गुरु मान लिया गया। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब ने ना 5 ककार दिए, यानी कि सिखों की पहचान के 5 ककार हैं, जिनमें आपका पहला है केस, अधकटे केस होने चाहिए। फिर आपका है कृपाण, यानी कि सिख धर्म के लोग जो कृपाण रखते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद फिर आपका कक्ष, यानी कि जो शॉर्ट्स पहनते हैं वो लोग।
तो मैंने पहले बोला फिर आपका कंगा और फिर आपका कड़ा। ये 5 ककार हैं जो उनको पहचान दिलाते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। इन्हीं को राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग नहीं रख पाएंगे अगर ये आरएसएस की विचारधारा ऐसे ही रही तो। अब देखिए, जैसे ये बयान इनका वायरल हुआ, इसका सीधा क्रेडिट लिया, आप कह सकते हो इसको मुद्दा बनाया खालिस्तानी नेताओं ने। खालिस्तानी बहुत सारे नेता हैं जो अलग से सिखों के लिए अलग से देश की मांग करते हैं। कुछ नेता कनाडा से संबंध रखते हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऐसा आए दिन देखने को मिलता है, जिसमें एक पन्नू करके नेता हैं, उन्होंने इसकी बात कही और ये कहा कि हम तो पहले से ही कहते थे कि सिखों के लिए इंडिया सेफ नहीं है, इसलिए अलग से खालिस्तान बना देना चाहिए। जब ये मांग वायरल हुई, जब ये मांग बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई, तो ये खालिस्तान का मुद्दा फिर एक बार उभर कर सामने आया। देखिए, मैं यहां पर आपसे ये बातें करने के बाद एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, आपके देश में आपके मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपके मतभेद हो सकते हैं, आपकी विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश को परफॉर्म करते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पर अपने आपसी विद्वेष, आपसी मतभेदों को, आपसी डिफरेंसेस को मध्य दरकिनार करते हुए आपको नेशन इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कई बार राहुल गांधी पर ऐसे आरोप लगे हैं कि वो जब भी देश में से बाहर जाते हैं तो भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि उन्होंने इल्हान अमर के साथ मीटिंग करके किया। इसके अलावा उन्होंने सिखिज्म के बारे में बोला। ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स और यानी कि कुछ विद्वान भी इस बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बात भी कहीं तक सही है। आप अभी हैं, अगली बार आप सत्ता में आएंगे, फिर आपके खिलाफ अगर ऐसा बोला जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। तो इसलिए आपको अपने शब्दों को सोच समझ के चुनना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी अचानक से ये यहां पर कैसे पहुंचे, क्या रीजन था इनके पहुंचने का। तो देखो, इसके रीजन पहुंचने का था कि अगले महीने कुछ दिनों में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होने वाली है। इस यूनाइटेड जनरल असेंबली की को ही विश्व की संसद कहा जाता है, जिसमें विश्व के सारे देश रिप्रेजेंट करते हैं, विश्व के सारे देश जाते हैं। तो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने ये यहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे ही ये पहुंचे तो भारत के प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि वो इस बार यूएनजीए की मीटिंग में नहीं जाएंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में नहीं जाएंगे। उनकी जगह भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब जाएंगे। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। ब्रिक्स आप जानते हैं, BRICS, ब्रिक्स यानी कि आपका ब्राजील, आपका रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो समूह है उसको ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह से वो वहां पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइएगा, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए कि आपके परिवार में 2 भाई हैं, किसी बात को लेकर मतभेद हो गया है, तो क्या उस बात को पूरे समाज में फैलाना जरूरी है कि आपस में ही सॉर्ट आउट करना जरूरी है? सेम ऐसे ही भारत में जो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में मतभेद हैं, विचारधारात्मक मतभेद हैं, उनके आंतरिक मतभेद हैं, लेकिन इन मतभेदों को इंटरनेशनल लेवल पर हवा देना वैसे ही बात हो गई जैसे आप दूसरों को मौका दे रहे हो अपने ऊपर बोलने का। और ऐसा ही हुआ है हाल में ही, जैसे खालिस्तानी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, इस मुद्दे की बात की है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बाहर जाकर अपने देश की आंतरिक इश्यूज को उठाना अच्छी बात है? आंतरिक व्यवस्था को उठाना अच्छी बात है? अपने देश के भाईचारे के ऊपर सवाल उठाना अच्छी बात है? आप इसमें क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और लिखिएगा कि आपका विचार क्या है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और ऐसे ही नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए। मिलेंगे ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।